मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। देखिए, एसआईआर को लेकर के बहुत झमेला है और झमेला ये है कि आप जानते हैं कि बिहार में यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, तेजस्वी की। आज 30 तारीख है और 30 तारीख को यात्रा का अंतिम दिन है। छपरा और आरा आज वहां से यात्रा गुजरेगी और कल विश्राम है और 1 तारीख को फाइनली पटना में उसका समापन होगा। लेकिन एसआईआर को लेकर के ढेर सारे लोग हैं जिनके नाम कटे हैं और उनके दावे हैं। दावों का जहां तक जिक्र है तो मैं वो भी आपको बताऊं कि देखिए, ये हिंदुस्तान अखबार का ये एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में देखिए, ये सारा डिटेल मैं पढ़ूंगा नहीं इतना सारा, लेकिन आपके लिए मैंने लगा दिया है। इसमें जो एडवोकेट है आरजेडी के और एआईएमआईएम के जो एडवोकेट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कई चीजें रखी और उसमें उन्होंने कहा, देखिए कि जो दावे किए गए, आपको याद होगा कि 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश आया था कि आधार कार्ड को भी शामिल किया जाए और आधार कार्ड को शामिल किए जाने के बाद जब आदेश आया तो अब दायर जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये कहा गया है इनकी तरफ से, आरजेडी की तरफ से और एआईएम की तरफ से, कि दायर किए दावों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए निर्वाचन आयोग को इसकी समय सीमा बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए याचिका दायर की है इन लोगों ने। एक और आपको पता है कि 1 सितंबर तक दावे दाखिल करने का की समय सीमा है और उसमें से पीठ को बताया गया, जो संविधान जो इसके लिए जजेस बैठे हैं उनको बताया गया कि 22 अगस्त के आदेश से पहले 80,000 से अधिक दावे किए गए थे। जबकि आदेश के बाद, आदेश मतलब 22 अगस्त को जब आदेश आया कि आप आधार कार्ड भी शामिल कीजिए, अब तक 95,000 दावे दायर किए जा चुके हैं। राजद की एक अन्य वकील फौजिया शकील द्वारा दाखिल अर्जी में कहा गया कि 22 अगस्त के अदालती आदेश के बाद बीएलए, जो अलग अलग पार्टियों के एजेंट्स हैं, हालांकि वो भी उनका कहना था कि हमारे 50% के आसपास एजेंट्स ही हैं, आधार कार्ड के साथ दावे एकत्र किए गए थे, लेकिन बीएलओ द्वारा दावों की पावती के बावजूद दावे दर्ज नहीं किए गए। जो हम कह रहे थे, कई लोग कह रहे थे, हम मतलब लोगों की जो बात आ रही थी कि आधार कार्ड नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है, उसी बात को सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने रखा कि बीएलओ उन दावों की पावती के बावजूद दर्ज नहीं किए गए। इससे गलत धारणा बन गई कि राजनीतिक दलों के बीएलओ सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो आम आदमी को लगा कि ये बीएलए ने तो ले लिया हमारा आधार कार्ड और कहा कि हो जाएगा, लेकिन हुआ ही नहीं है, मतलब गड़बड़ी कर रहे हैं, ये इसका जिक्र कर रही है। और कहा कि 22 अगस्त के अदालती आदेश, जिसमें आधार कार्ड के साथ दावे दाखिल करने की अनुमति दी गई थी, के बाद 22 अगस्त के बाद 44 क्षमा करेंगे 84,350 से दोगुनी होकर 27 अगस्त को, यानी केवल 5 दिनों में 1,78,948 दावे दाखिल हो गए। आधार कार्ड वाले दावों को स्वीकार नहीं किया जाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। इसके अलावा एक और जानकारी मैं आपको दूं कि देखिए, ये है अंजलि भारद्वाज। अंजलि भारद्वाज जो है आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट हैं, और इनका थोड़ा सा मैं और परिचय दूंगा आपको कि ये जो है बड़ी फेमस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सामाजिक कार्यकर्ता है और सूचना के अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत ये काम भी करती है, और सतर्क नागरिक संगठन एसएनएस, आप जानते हैं कि नागरिकों का कोई संगठन उस तरह से है नहीं, लेकिन कई सारे एनजीओज हैं जो काम कर रहे हैं। ये जो अंजलि भारद्वाज जैसे जो लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जिनको लगता है कि देश को लोकतंत्र के अनुसार चलाया जाना चाहिए, चाहे किसी पार्टी की, किसी सरकार द्वारा गड़बड़ी की जाए, उससे लड़ते हैं ये, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को
समाज, हमारा देश, आम समाज इसको नहीं जानता है। हम सबको तो पता रहता है, हम सब इस पर जिक्र भी करते हैं, अंजलि भारद्वाज जैसे लोगों पर। अब देखिए ये लड़ाई लड़ रही हैं और इन्होंने कहा कि ये जो सतर्क नागरिक संगठन है उसकी संस्थापक सदस्य है और राष्ट्रीय जन सूचना अधिकार अभियान NCPRI उसकी को कन्वेनर है ये। अब रवीश कुमार ने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें इनकी बातचीत है, उसमें छोटा सा एक इंटरव्यू है। मैं वो दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन उन्होंने जो कहा वो आपके सामने रख रहा हूं। इससे आपको पता चलेगा कि देश में किस तरीके से मनमाने ढंग से क्रियाकलाप हो रहा है, काम हो रहा है। रवीश कुमार की वीडियो में अंजलि भारद्वाज कहती है कि चुनाव आयोग से ये सवाल किया गया, RTI के तहत जवाब मांगा गया कि जो SIR को लेकर के डिसीजन लिया गया है, चुनाव आयोग ने डिसीजन लिया, सरकार ने तो डिसीजन लिया नहीं। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग ने जो डिसीजन लिया है वो किस तरीके से लिया। उन्होंने लिखा कहा कि SIR का जो डिसीजन लिया गया, इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने का, उस डिसीजन को लेते समय जो भी डिलिब्रेशन हुई, बातचीत हुई, उसकी फाइलें हमें दी जाए। कहा कि जैसे जो आपने डिसीजन लिया कि SIR क्यों होना चाहिए, SIR कैसे करेंगे, कौन कौन लोग थे डिसीजन लेने में, उसके मिनट्स तैयार किए होंगे, उनके डॉक्यूमेंटेशन हुआ होगा, वो डॉक्यूमेंट्स हमें दीजिए ताकि हम जान सकें कि क्या कैसे हुआ। अब इस पर क्या कहा चुनाव आयोग ने? ये जवाब बड़ा भयावह है और डरावना जवाब है। चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसी कोई सूचना एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब कैसे डिसीजन लिया, कौन कौन लोग थे, क्या किसने क्या कहा, इसका कोई मिनट्स उनके पास नहीं है। ये तो बहुत भयावह है। वो कहती हैं कि अब ये तो बहुत चिंताजनक बात है क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शन कमीशन एक्सरसाइज करवा रहा है और कहा जा रहा है कि सूचना के अधिकार के तहत कोई फाइल ही नहीं है। डिसीजन कैसे लिया गया, क्या बातचीत हुई, कैसे डिसीजन को प्रोसेस किया गया, कैसे अप्रूव किया गया, ये सब फाइलें तो होनी चाहिए। ये अंजलि भारद्वाज सवाल कर रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये फाइलें नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी गड़बड़ी है। अब कांग्रेस के नेता है अनुमा आचार्य, विंग कमांडर रही है, रिटायर्ड हुए वो अभी। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि क्या इसीलिए 2023 में चुनाव आयुक्तों को कानूनी शिकंजे से बाहर करने का कानून पास कराया गया था? राहुल गांधी भी इस पर सवाल उठाए और कहा था कि ये चुनाव आयुक्तों को बचाने के लिए ये कानून 2023 में बनाया गया कि चुनाव आयुक्त पर कोई केस मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता उनकी गड़बड़ियों को लेकर के, कि वे मनमानी तरीके से वोट चोरी करवाने के हर संभव हथकंडे आजमा सके। अब लेकिन सवाल है कि अगर चुनाव आयोग ये जवाब नहीं देता है कि ये डिसीजन SIR के डिसीजन क्यों लिया गया, कैसे लिया गया, कौन कौन इस डिसीजन लेने में शामिल थे, तो फिर तो बड़ी भयावह है। और कोई भी संवैधानिक संस्था हो उसकी जवाबदेही है कि वो कोई भी नागरिक अगर सवाल करे तो उस सवाल का जवाब देना, क्योंकि यह देश नागरिकों का है। संविधान नागरिकों का ग्रंथ है, नागरिकों के सारे अधिकार, कर्तव्य, और कैसे सत्ता चलेगी, कैसे देश चलेगा, कैसे प्रशासन चलेगा, कैसे तमाम चीजें चलेगी, सरकारें चलेगी, कैसे संवैधानिक संस्थाएं चलेगी, उन तमाम चीजों का उल्लेख है उसमें। एक तरह से कहिए कि वो संहिता है। लेकिन जब चुनाव आयोग जैसी संस्था कहेगी कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो बड़ी चिंता पैदा करता है हमारे लोकतंत्र के लिए। और फिर जो राहुल गांधी जो सवाल उठाते हैं वो सवाल बड़े गहरे हो जाते हैं। और वो एक और मैं दिखाऊं कि आज अखबार में, देखिए एक अखबार, आज अखबार में ये छपा है जिसमें विशेष विज्ञापन दिया है और उसमें बताया है कि ये विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, कोई योग्य मतदाता छूटे ना। लेकिन इसमें जो वहाँ कैसे कैसे करें वो सारा लिखा हुआ। अब जो यदि दस्तावेज अभी तक जमा नहीं किया है तो BLO या प्रशिक्षित वॉलेंटियर्स की सहायता से जल्द जमा करें फॉर्म। ये नए मतदाता हैं तो आप ये करें वो करें, लेकिन कहीं इसमें
आधार कार्ड का जिक्र इसमें भी कहीं नहीं है कि आप आधार कार्ड आपका डॉक्यूमेंट होगा, इसमें नहीं है। ऑनलाइन कैसे करेंगे वगैरह वगैरह, कौन सा फॉर्म वगैरह वगैरह सब लिखा। तो आधार कार्ड का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था कि आधार कोड आदेश था एक तरह से कहिए कि आधार कार्ड आपको शामिल करना होगा, वो आधार कार्ड शामिल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट जब कोई सवाल करती है तो उसका जवाब किस तरीके से आता है चुनाव आयोग की तरफ से ये आपको पता है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं चुनाव आयोग, वो किस तरह से जवाब देते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट हम इसलिए नहीं देंगे कि निजता का उल्लंघन होता है। और आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि हम वीडियो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि माँ बहनों की इज्जत है, माँ बहन बेटियों की बहुओं की इज्जत है। तो जो वीडियोग्राफी की जाती है, सब लोगों ने सवाल उठाया कि जो वीडियोग्राफी की जाती है वो क्या वीडियोग्राफी करके जो आप रखते हैं वो कोई तो देखता होगा, वो क्यों रख रहा है, उसका पर्पस क्या है, वीडियोग्राफी क्यों करते हैं। और वीडियोग्राफी करते समय क्या आपने सब लोगों से भरवाया, भरवा भी लेंगे आप, क्योंकि आप तो जरूरी कर देंगे कि आपको अगर वोट देना है तो आपको वीडियोग्राफी के लिए हाँ करना पड़ेगा। जैसे आपको इनकम टैक्स कार्ड है या आपको दूसरे कार्ड है, बैंक में अकाउंट खुलवाना है, कुछ और करना है, तो आधार कार्ड अनिवार्य है, आधार कार्ड आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब कोई बोलेगा मैं नहीं करूंगा, तो बोलेगा कि चलो जाओ इधर से, नहीं खुलेगा अकाउंट आपका, वैसे ही है। तो लेकिन वो जो है सवाल है कि आप डिजिटाइजेशन क्यों कराते हैं जब आपको देना नहीं है। और आरटीआई जो यूपीआई सरकार ने, यूपीए सरकार ने जो आरटीआई का कानून दिया था, वो क्यों दिया था, वो दिया था कि ताकि आम नागरिक अगर उसको कुछ जानकारी चाहिए सरकार से, क्योंकि सरकार आम नागरिकों की सरकार है, आम लोगों की सरकार है, उसने सरकार बनाया, उसने आपको सारे अधिकार दिए। आपके अधिकार आपके जन्म के साथ या आपके इसके साथ नहीं मिले, कोई सरकार मैं सरकार में ही बनाऊंगा, पार्टी बना लेने से आप सरकार नहीं हो जाते। आम आदमी आपको वोट देता है, आपको जिताता है, बहुमत देता है, उसके बाद आप सरकार बनाते हो। तो आपको जिसने अधिकार दिया है कि आप सरकार बनाएं, और वो अधिकार संविधान में है दर्ज, तो संविधान में जो अधिकार दर्ज है नागरिकों के लिए, वो क्यों छुपाएंगे आप। सरकार चुनाव आयोग छुपा रहा है उसके अगुआ बन करके, और ये बड़ा भयावह है। लेकिन सवाल उठता है कि अब इस पर क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे, कोई भी जो संवैधानिक प्रावधान है उसका उसकी अवहेलना करेंगे, और उसके बाद जो मन चाहे करेंगे। तो ये तो बहुत भयावह बात है। फिर राहुल गांधी को जो ब्लेम कर रहा है, राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है, या राहुल गांधी को डिफेम किया जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि एसआईआर उतना बड़ा मसला नहीं था, बहुत 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, उसमें नाम सही है, बहुत कम लोगों के नाम गड़बड़ हुए हैं। अब जिसे आप कह सकते हैं कि 1,78,000 ही दावे हैं, 65 लाख लोगों के नाम कटे, कुछ नहीं है। अब देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में मंडे को बहस है, उसमें वो कहेंगे उनके वकील कि 65 लाख नाम हमने काटे हैं, उसमें से लगभग 2.25 लाख अगर दावे आ रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है, और दावे को हम ठीक कर देंगे, ये भी कहेंगे वो लोग। लेकिन सवाल उठता है कि जो एसआईआर से रिलेटेड जो आपने एसआईआर की जो भूमिका बनाई, एसआईआर जिस वजह से किया है, एसआईआर का जो प्रावधान आपने लाया है वो कैसे लाया है, उस पर सवाल है, तो आप उसका जवाब क्यों नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड आपको शामिल करना है, तो आप क्यों नहीं कर रहे। कई सारी चीजें हैं, और आम आदमी ढेर सारे परेशान हैं। कई जिलों से खबर है कि वहाँ उन जिलों में कम वोट कटे, जैसे नालंदा जिला की बात मैं करूं, नालंदा जिला से कल लोग आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हमारी पंचायत में भी लोग, कुछ पंचायतों का जिक्र किया उन्होंने, तो उसको आप मान सकते हैं कि एक सैंपल मान सकते हैं कि उन पंचायतों में कहा कि जो हमारे यहाँ गड़बड़ नाम नहीं कटे हैं, हमारे यहाँ जो नाम कटे हैं जेन्युइन है, जो मर गए हैं उनके नाम कटे हैं। नालंदा जिला में 4 या 5% कटे, लेकिन ढेर सारे लोगों के नाम कटे हैं जो अनुपस्थित नहीं है, उनको अनुपस्थित कर दिया गया, जो मृत नहीं है उनको मृत घोषित कर दिया गया, जो मृत हैं उनके नाम रह गए, ये भी हुआ है, बड़ी संख्या में हुआ है। तो उसका उसका जब योग्य मतदाता नहीं छूटेगा, तो ये जो सारी गड़बड़ियां बताई जा रही है कि एक मकान में 350, दूसरे मकान में 250, कहीं कुछ है, वो गड़बड़ियां हैं, तो उस गड़बड़ियों को ठीक किया जाना चाहिए। और
सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जवाबदेह जो है, आपकी जो जवाबदेही है, वो जवाबदेही नहीं स्वीकार कर रहा है। चुनाव आयोग पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहा है। और राहुल गांधी ने जो किया है, उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आम आदमी को ये लग रहा है कि उसकी जो आवाज है, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता समझ रहे हैं। जिसका नाम कटा, जिसका नाम नहीं कटा, वो तो खुश है कि हमारा नाम तो कटा। उनको लग सकता है कि एसआईआर अरे हो रहा है तो क्या गड़बड़ है यार, एसआईआर होना चाहिए, बांग्लादेशी को ढूंढा जाना चाहिए, बांग्लादेशी क्यों है यहाँ। बिल्कुल सही, जो बांग्लादेश से आए हैं उनको बाहर कर दीजिए। लेकिन ये सवाल तो उठता है कि बांग्लादेश का है या नहीं है, कैसे तय करें? क्या वो बांग्ला बोलता है इसलिए बांग्लादेशी है? अगर बांग्ला बोलता है और बांग्लादेशी है, फिर तो बहुत गहरा सवाल है। और जो टीएमसी जो आपत्ति कर रही है, टीएमसी जो बयान, उसके जो बयान आ रहे हैं उनके नेताओं के, कि भाई बड़ा एरिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पर में भी इस पर बात हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या आप जो है सीमा रेखा खींचेंगे, सीमा रेखा के मतलब दीवार खड़ी करेंगे, क्योंकि बांग्ला भाषी बोलने वाले उधर भी है, बांग्लादेश भाषी बोलने वाले इधर है। दोनों तरफ के रिश्तेदार भी आपस में, उसमें हिंदुओं के रिश्तेदार भी है, मुसलमानों के भी रिश्तेदार है। ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन बंटवारा हुआ उस दिन सारे रिश्ते खत्म हो गए उन लोगों के। रिश्तेदार हैं उधर, रिश्तेदार है इधर। समझिए, अगर अभी भारत और नेपाल के बीच दीवार बन जाए, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग हैं, ढेर सारे परिवारों का रिश्ता जो है नेपाल में है, नेपाल के लोगों का रिश्ता जो है भारत में, तो क्या आना जाना नहीं होगा उनका? तो ये सारे सवाल हैं। और उनको, आप बांग्ला बोल रहे हैं इसलिए आप जो है उनको बांग्लादेशी करार दे देंगे, जो हो रहा है। मतलब ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीएसएफ के लोग बाकायदा कहते हैं कि भाग जाने तो गोली मार दो। तो आप, डॉक्यूमेंट क्या है नागरिकता का? ये सरकार स्पष्ट नहीं कभी कर पाई कि मैं नागरिक हूँ या नहीं हूँ, इसमें इसके क्या डॉक्यूमेंट? आप बोलेंगे जमीन है आपके पुरखों की, आप बोलेंगे कि पुरखों के आप लाइए डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान का प्रमाण पत्र, कैसे लाएंगे वो? कुछ के पूर्वज जो है आज से 50 साल पहले एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले गए, वो कहाँ से लाएगा? उनके तो गांव के लोग भी नहीं जानते हैं। कई सारी परेशानियां, ढेर सारे लोग फुटपाथ पे रहते हैं। आप सुनते होंगे कि बच्चे जो है रेलवे स्टेशन पे ही बड़े हो जाते हैं, कोई जो है उसको छोड़ जाता है उन बच्चों को, उसके माता पिता ही छोड़ जाते हैं, रेलवे स्टेशन में छोड़ के चले जाते हैं। हमारे समाज में कई सारी समस्याएं हैं, और उन समस्याओं के तहत कई बार बच्चे जो है, ढेर सारे बच्चे, अब उसकी गिनती कहाँ चुनाव आयोग ने की है, कहाँ वोट देते हैं तो चुनाव आयोग बताए, मुझे जानकारी नहीं है उस बारे में। उनका डॉक्यूमेंट कहाँ? तो उनको पकड़ के आप भेज दोगे किसी देश में, जो रेलवे स्टेशन पे पाए जाएंगे, जो फुटपाथ पे पाए जाएंगे, उनके पास तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं। चुनाव आयुक्त कहते हैं कि करोड़ों लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, जो फुटपाथ पे रहते हैं। उन करोड़ों लोगों का कैसे करोगे आप? आधार कार्ड तो उनके नाम में आधार कार्ड एड्रेस होता नहीं, आधार कार्ड उसमें से ढेर सारे लोगों का बनेगा नहीं, बना नहीं होगा, तो सब बांग्लादेशी बता दोगे आप, या पाकिस्तानी बता दोगे आप? ये बड़ी चिंता का सवाल है। और सरकार की भूमिका होती है कि सरकार संवेदनशील अपने नागरिकों के प्रति। और अगर कोई व्यक्ति आ गया है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर वो नागरिक नहीं है तो ये साबित करे। अब डॉक्यूमेंट मांग रहे हो आप उनसे, संविधान कहता है कि जो आरोप लगाएगा उसको साबित करना होगा। आप कर रहे हो कि मैं जो है जो कह रहा हूँ वही सही। तो ये सारी परेशानियां हैं, और इस परेशानियों को एड्रेस करना जरूरी था, जो एड्रेस नहीं कर पा रहा है। चुनाव आयोग तो बिल्कुल उन परेशानियों को एड्रेस नहीं कर रहा है। और मंडे को अब जब सुनवाई होगी तो देखिए क्या होता है। अब देखा जाना डेट टाइम बढ़ाया जाएगा, नहीं बढ़ाया जाएगा, या क्या वहां दलील दी जाती है, चुनाव आयोग की क्या दलील है, जो आरटीआई करने वाले लोग हैं या जो और लड़ रहे हैं एसआईआर को लेकर के, उनकी क्या दलील है। लेकिन ये सारी चिंताएं जो है बड़ी गहरी है। सरकार को ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। और लोकतंत्र में होता है कि लोकतंत्र जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन करना होता है, विकेंद्रीकरण करना होता है सत्ता का। पावर जो है जितना ज्यादा उसको विस्तार मिले उतना जरूरी है। किसी व्यक्ति, किसी संगठन में पावर सिमट के नहीं चला जाए। संविधान में इस तरह का इसलिए पावर ये है कि संसद ही सर्वोपरि नहीं, राष्ट्रपति सर्वोपरि नहीं, प्रधानमंत्री सर्वोपरि नहीं है, कोई मंत्री सर्वोपरि नहीं है। सब हर जगह चेक एंड बैलेंस है, कि अगर संसद कुछ कानून बनाती है
तो सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो कानून सही है या नहीं है, क्योंकि जो जो पूरा का पूरा जो संविधान है उसका कस्टोडियन कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जैसे अभी राष्ट्रपति को लगा कि राष्ट्र क्या समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए निर्णय लेने के लिए, तो राष्ट्रपति ने पूछा तो और किससे कौन व्याख्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करेगी, संविधान पीठ व्याख्या करेगी और व्याख्या की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, उसको भी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह के हमने परसों भी प्रोग्राम किया था कि जिस तरह की दलील दी जा रही है कि राज्य सरकार के पास कोई मौलिक अधिकार नहीं है, राज्य सरकार कोर्ट नहीं आ सकती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकती है, राज्य सरकार को जाना है तो राष्ट्रपति के पास जाए, राष्ट्रपति राज्यपाल से बात करे, प्रधानमंत्री से बात करे या फिर संसद में बात हो। तो भाई संसद को तो आपने बहुमतवादी बना दिया है। बहुमत है तो कुछ भी कर लोगे आप, तो कुछ भी कर लोगे तो राज्य सरकार फिर क्या करे? ढेर सारे सवाल है और इन सवालों पर चर्चा हम करते तो हैं, लेकिन आम आदमी के बीच इन सवालों पे चर्चा नहीं, क्योंकि उनके अपने ढेर सारे परेशानियां हैं। और इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि सरकार कोई भी हो, परेशानियां खड़ी करने का काम करती है आम आदमी के साथ। और जब से खास करके बीजेपी सरकार आई है, इसका तो एकमात्र काम है कि आप मंदिर मस्जिद करो, हिंदू मुसलमान करके लड़ो, बाकी हम पर छोड़ो। हम देश में का डंका बजा रहे हैं, हम दुनिया में सबसे बड़ा देश बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कुछ पूंजीपतियों के हाथ देश को गिरवी रख दिया गया। नौकरियां जा रही हैं, अभी जो ट्रंप ने किया है उसमें लाखों लोगों की नौकरियां जाएंगी, उद्योग धंधे सब ठप होगा, लेकिन ढोल क्या पीटा जा रहा है? अमेरिका को जवाब दिया जाएगा, अमेरिका को जवाब दिया गया, अमेरिका घुटने, अब अमेरिका को भी घुटने पे ला देने लगे गटर मीडिया वाले। उनके जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो अमेरिका को घुटने पे ला रहे हैं। पाकिस्तान घुटने पे नहीं आ रहा है, अमेरिका को घुटने पे लाएंगे। अब देखिए ना, अब डिबेट चल रहा होगा कि चीन और भारत की करीबी अमेरिका के लिए परेशानी का सबब। अरे भाई, चीन आपकी जमीन कब्जा कर लेता है, चीन आपके लिए सबसे बड़ा शत्रु है। याद कीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस ने भी कहा था, ये अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के समय रक्षा मंत्री थे, कि पाकिस्तान नहीं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चीन है, वो चीन आपसे दोस्ती करेगा। और 11 साल प्रधानमंत्री अमेरिका की तरफ चलते चले गए और यहाँ तक पहुंच गए कि अब की बार ट्रंप सरकार, वो अमेरिका जो है उससे आप लड़ लेंगे, वो दुश्मन हो गया अचानक, रातों रात आप तय करेंगे दुश्मन और रात रात तय करेंगे दोस्त। और ये दोस्त और दुश्मन तय होते हैं हमारी अपनी ताकत से, हम किसके लिए कितना उपयोगी है इससे तय होता है। भारत की उपयोगिता क्या है? भारत बड़ी आबादी वाला देश, भारत में सस्ते लेबर है, भारत में बड़ा उपभोक्ता वर्ग है, ये हमारी ताकत है। और तीसरी जो सबसे बड़ी ताकत हमारी हमेशा मानी गई कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल करके रहते हैं। उसका जो संविधान है वो सबकी बात करता है, बहुमतवाद नहीं है, सर्वसम्मति की बात करता है, सबके सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, मानवीयता की बात करता है, मानवीय मूल्य की बात करता है। भारत की पहचान ये हुआ करती थी। नरेंद्र मोदी जी ने 11 सालों में भारत की पहचान को ध्वस्त किया और नई पहचान बनाई कि भारत हिंदू राष्ट्र, भारत के मुसलमान देशद्रोही, ये आपने दुनिया के सामने स्थापित किया। और ये भी कहा कि अंबानी और अडानी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे नागरिकों की कोई हैसियत नहीं, हमारा कोई उपभोक्ता वर्ग नहीं, चूंकि हम 85 करोड़ लोगों को, 70% आबादी को लगभग जो है, हम तो 5 किलो अनाज देकर के जिंदा रखा हुआ है, वो हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं, कोई श्रम नहीं करते, हम उनको भीख में देते हैं और वो खाते हैं। ये आपने दुनिया के सामने नक्शा पेश किया, भारत की तस्वीर रखी, ऐसे भारत के साथ जहाँ 70% लोग अपने लिए 10 किलो अनाज नहीं जमा कर सकते, खरीद सकते, तो काहे का उपभोक्ता वर्ग? बड़ी आबादी आपकी अमेरिका में शिफ्ट हो गई है। देश का मुफ्त, देश का स्वर जो है, आप मंत्री हो, आप विधायक हो, आप सांसद हो, आप पैसे वाले हो, आपका बेटा बाहर जाके पढ़ेगा, आपका बेटा बाहर जाकर के नौकरी करेगा। कई लोगों के बेटे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और क्या क्या बने हुए, उनके बेटे विदेश मंत्री हैं, उनके बेटों की नागरिकता जो है दूसरे देशों की। तो आपको भारत का नागरिक होने में शर्म आती है, तो क्या छवि बनेगी दुनिया के सामने?
दुनिया के सामने भारत की छवि जो है मटिया मेट कर दी। लोगों को नहीं समझ में आता, इसलिए लोगों को क्या समझ में आएगा। लोग जो है हमारे, मैं देखता हूँ आसपास सारे लोग जो है एक तरह से कहिए परपीड़क है। मजबूरी में फंसा हुआ आदमी सबके लिए जो है वो मुर्गा हो जाता है। आपकी जमीन गांव में हो और जमीन आपको बेचना है, आप वहां नहीं रहते हो, आप वहां आगे नहीं रह पाओगे, देखो आपके साथ क्या बर्ताव करेंगे। आप किसी बिल्डिंग में, आपका फ्लैट है और आपको बेचना है, देखिए बिल्डिंग में किस तरह से लोग आपके साथ बिहेव करेंगे। आप बीमार हैं और आपको अस्पताल जाना है, देखिए वहां किस तरह का बर्ताव। आप सड़क पे हैं, रात हो गई है, सवारी आपको नहीं मिल रही है, देखिए किस तरह से बर्ताव करते हैं। आप जब फंसते हो, कोई व्यक्ति जब फंसता है, आप अदालत चले जाइए, आप अस्पताल चले जाइए, आप स्कूल कॉलेज कहीं चले जाइए, आपको लगता है कि कहीं कोई समर्थन देता है, खड़ा होता है संवेदनशील बन करके, बहुत रेयर होते हैं, वो बात के तौर पे होते हैं। ये हमारा समाज है। तो ये बड़ी चिंता की बात है, और इस चिंता को हम सबको समझना पड़ेगा, कम से कम जो हम सब कहते हैं कि हम समझदार हैं। ये नैतिकता की बात नहीं है, सामान्य व्यवहार की बात कर रहा हूँ मैं, कोई आदर्श की बात नहीं कर रहा। कई लोगों को लग सकता है कि धनंजय जी आप रोज आदर्श बोलते हैं, मैं आदर्श नहीं बोलता, सामान्य व्यवहार बोलता हूँ। सामान्य व्यवहार में ऐसा लगता है कि हमारा समाज जो है इंसानों का समाज नहीं है, भेड़ियों का समाज। भेड़िए भी हालांकि मिल के रहते हैं, वो हमला करते हैं किसी पे तो मिल के करते हैं। ये कुत्तों का समाज जैसे लगता है कि कोई उस गली में तीन कुत्ते रह रहे हैं, उस गली में कोई चौथा कुत्ता आएगा तो उसको जो है तीनों मिल करके मारेंगे। ये स्थिति है हमारे देश में, आप कहीं जाइए, और ये लगातार भयावह होते जा रहा है। कल जो पटना में हुआ कि भाजपा के दो मंत्री भीड़ लेकर के जाते हैं कांग्रेस के कार्यालय के भीतर और मारपीट करते हैं, ये क्या है? ये बताता है कि गुंडागर्दी जो है वो भाजपा का सबसे मजबूत हथियार है। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी करेंगे। बाकी लाउड स्पीकर के लिए हमारे पास गटर मीडिया है, उसको सही ठहराने के लिए हमारे पास कोर्ट है, लेकिन कब तक, और क्या ये नागरिकों को पता चलेगा? राहुल गांधी की इस एसआईआर को लेकर के जो यात्रा की है, मैं महत्वपूर्ण मानता हूं कि इस बहाने राहुल गांधी जो है पूरे बिहार को एक तरह से कहिए आंदोलित कर दिया, सवाल कही रख दिए। वो सवाल खाली एसआईआर से रिलेटेड नहीं, खाली वोट का अधिकार से रिलेटेड नहीं। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि राहुल गांधी जो है खामका जो है कर रहे हैं यार एसआईआर से, जाने दीजिए, 65 लाख कौन बड़ी बात है। लेकिन अगर न्याय का तकाजा ये है कि अगर एक आदमी भी निर्दोष फंस रहा है तो उसे बचाना जरूरी है, ये न्याय है, इसीलिए संविधान है। कुछ लोग मर रहे हैं तो मरने दो, ये तो मनुस्मृति है। किसानों की 5 लाख रुपया उसने लोन लिया और उसकी जमीन कुर्क कर ली गई, 20 बीघा जमीन नीलाम कर दी गई, ये क्या है? सरकार, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं, सरकार नहीं है, इसका मतलब ये जनता का और जनता के लिए द्वारा शासन नहीं है। कमजोर आदमी को आप गन्ने की तरह चूसते हो, ताकतवर आदमी के सामने सजदा करते हो उसके तमाम, तो फिर तो राजतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर है? फिर लोकतंत्र, फिर अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई क्यों लड़ी जा रही थी? ये बहुजनों को समझना है कि आजादी से पहले क्या था उनके पास। कई दफा मैं लोगों को सुनता हूँ, क्या मिला हमको, कौन सरकार हमको क्या दे दिया? ये बोलने की आजादी भी बड़ी बात है, और बहुत कुछ दिया है आजादी के बाद, बहुत कुछ मिला है। नहीं पता है तो पूछो तुम्हारे बाप दादा कहाँ थे। जिन दलितों को आज भी पीटा जाता है मूछ रखने के लिए, घोड़ी पर चढ़ने के लिए, पानी भरने के लिए, स्कूल जाने के लिए, पीड़ा उनकी जाकर के पूछो। लेकिन ये जो पिछड़े हैं ना, जो पिछड़े अति पिछड़े एक बड़ी आबादी है, 50% करीब आबादी है, उनको ये पीड़ा नहीं है। शूद्र जिनको कहते हैं, एक अति शूद्र होते हैं जो दलित कहलाते हैं, और शूद्रों को लगता है क्या दिक्कत है यार, हम तो सब जगह ही है, मंदिर जाते ही हैं, मस्जिद जाते ही हैं, नौकरी मिल ही रही है, फलाना हो ही रहा है, जो मेहनत करेगा उसी को नौकरी होगी ना। ये जो वर्ग है इसको समझना है, इसको समझाना है। संविधान बचेगा तो वो बचेंगे, नहीं तो फिर वो लतियाए जाएंगे।
और ये सामने-सामने दिख रहा है आपको कि आप अस्पताल में इलाज कराना कितना महँगा हो गया, कितना दुष्कर हो गया है। बच्चों को पढ़ाना कितना कठिन और मुश्किल हो गया है। ये बीए पढ़ा देने से कुछ नहीं होगा, मैट्रिक करा देने से कुछ नहीं होगा। जब तक टेक्निकल डिग्रियाँ नहीं होंगी, जब तक आपके बच्चे हायर एजुकेशन नहीं लेंगे, जब तक आपके बच्चे कम्युनिकेशन में मजबूत नहीं होंगे, जब तक आपके बच्चों की पढ़ाई स्तरीय पढ़ाई नहीं होगी, नहीं नौकरी मिलेगी। हम जहाँ रहते हैं उसके बगल में एसएससी का रोज एग्जाम होता रहता है। आप देखिए वहाँ जानवरों की तरह लोग जो है बच्चे जो है आ जाते हैं और रात में सोए रहते हैं। जो दुकान के बाहर जो जगह है, बात कहाँ-कहाँ से आते हैं, कैसे-कैसे आते हैं और वो 50-50 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर दूर उनका सेंटर दे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है भैया? जहाँ है, जिस जिला में है, जिस उधर ही इलाके में कहीं दो। क्यों आप इस जिला से उस जिला, उस जिला से उस जिला करते रहते हो? क्या कर लेंगे वो? तो ये गुंडागर्दी है और सरकार जो है, सरकार और उनके अफसर नागरिकों के प्रति बिल्कुल संवेदनशील नहीं, संवेदनहीन है और उनको लगता है कि ये जब जो भीड़ है, ये गधों की भीड़ है, इसको यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं। ये भयानक है, बाँध-बाँध दिया गया, घेर दिया गया। ये सब जो है भीड़ इसमें है, तुम भीड़ हो। तुम कैसे खाओगे, कैसे रहोगे, कैसे जियोगे, ये हम तय करेंगे, तुम तय नहीं करोगे। और दुःख वो ये होता है कि जो उससे निकल कर के बाहर आता है किसी वजह से कूद-काद के, उसको भी लगता है कि इसको यहीं रहना चाहिए, जबकि वो पीड़ा झेल चुका है। ये त्रासदी है और इस त्रासदी को समझना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर।